डियर स्टूडेंट्स, जो 13 अक्टूबर को गोल्डन और प्लेटिनम टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट हुआ था, उसमें फिजिक्स का सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिसमें कि सिलेबस में ऑलरेडी मैकेनिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन और न्यूटन्स लॉ मोशन सिलेबस था। ये दोनों टॉपिक इजी टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चन इसे डायरेक्ट मिलते हैं। तो जो सॉल्यूशन कराया जाएगा उसमें जो क्वेश्चन आपके मिस्टेक हुए हैं, गलत हुए हैं, उसको आप जरूर देखिए और उसकी एनालिसिस कीजिए। और इसके अलावा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिलेबस था, जिसका कि सॉल्यूशन कंप्लीट अपलोड हो चुका है। आई होप उसको आप लोग देखे होंगे, उसके एनालिसिस किए होंगे। तो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसको देखिए, एनालिसिस कीजिए, उसको सीखिए। यही तरीका होता है कि मेहनत से आपको टेस्ट देना है, ईमानदारी से टेस्ट देना है, और जो गलत हुए हैं उसको सॉल्यूशन को समझ करके उसको सीखना है, जिससे आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाए। धीरे धीरे ही बेटा इंप्रूवमेंट होता है। आप चाहे एकाएक सब सीख जाए, नहीं सीख पाएंगे। ज्ञान का घड़ा जो है बेटा धीरे धीरे भरता है, और जब कंप्लीट घड़ा भर जाता है तो आप निश्चित है अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन उसके लिए धैर्य रख करके आपको पढ़ाई करना है, रेगुलर टेस्ट देने हैं। जो भी सिलेबस दिए जाए टेस्ट में उसको एक बार जरूर रिवाइज करके जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए टेस्ट देने, जिससे कि आपके टेस्ट में बढ़िया नंबर आए। जब बढ़िया मार्क्स आएंगे टेस्ट में तो आपका मनोबल हाई होगा, जिससे कि और बढ़िया आप उसको करते चले जाएंगे। धीरे धीरे कई टेस्ट होंगे और आप अपना सुधार करते चले जाइए। अगले टेस्ट का सिलेबस जल्द ही आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में गोल्डन और प्लेटिनम 5th टेस्ट सीरीज का फिजिक्स का सॉल्यूशन। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप जरूर देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसके एनालिसिस जरूर कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, जिसका सिलेबस है प्रोजेक्टाइल मोशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कुछ क्वेश्चन आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के मिलेंगे। टोटल 45 क्वेश्चंस थे फिजिक्स में। ओके, तो कंप्लीट 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यह है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। 4 बॉडीज P, Q, R एंड S आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड हैविंग एंगल्स। देखो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। द बॉडी हैविंग शॉर्टेस्ट रेंज, सबसे कम रेंज किसका है? तो बेटा रेंज का जो फॉर्मूला होता है U स्क्वायर sin 2 थीटा अपान जी, और रेंज किस पर डिपेंड है? देखो एंगल पर। और साइन थीटा की विशेषता होता है कि एंगल जितना ही कम होता है साइन थीटा का वैल्यू भी उतना ही कम होता है। तो सबसे मिनिमम एंगल आपको दिख रहा है कितने डिग्री? 15 डिग्री। 15 डिग्री प्रोजेक्शन का जो रेंज होगा ये बेटा मिनिमम होगा। ओके, अब मिनिमम रेंज पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर है पी यानी ए ऑप्शन। ओके, लेकिन अब अगर मैक्सिमम रेंज पूछता तो आप यहां पर बेटा 60 पर टिक नहीं लगाते, क्योंकि मैक्सिमम रेंज का कंडीशन होता है 45 डिग्री। किसी बॉडी को 45 डिग्री जब प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका रेंज मैक्सिमम होता है। लेकिन मिनिमम पूछेगा तो ये जो एंगल्स दिया है इसमें सबसे कम एंगल है 15 डिग्री। इतने पर किसी बॉडी को आप प्रोजेक्ट कीजिए तो उसका रेंज मिनिमम आएगा। अब मैक्सिमम में 60 टिक नहीं लगाना है, 45 डिग्री का रेंज मैक्सिमम होता है, क्योंकि sin 90 का वैल्यू 1 मैक्सिमम हो जाएगा। तो 2 थीटा का वैल्यू जब 90 होगा तो थीटा 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री किसी वैल्यू को प्रोजेक्ट कर दीजिए तो रेंज मैक्सिमम को प्राप्त करता है। तो इसमें बेटा ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी अब देखिए यहां से, 4 balls are projected from ground as shown in the following figure. Which of them have maximum range? अब देखो यहाँ मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमने बताया कि प्रोजेक्शन एंगल होना चाहिए 45 डिग्री, है ना? 45 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट स्पीड का दिया है 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 10 और 20 और 10 और 20 और 20 देख लो।
ये दोनों कंपोनेंट इक्वल हैं। दोनों कंपोनेंट इक्वल कब होंगे? जब ये एंगल बनेगा कितने डिग्री बेटा? 45 डिग्री। क्लियर? प्रोजेक्शन स्पीड मान लो u है, तो 45 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों कंपोनेंट आपको इक्वल ढूंढना था, तो इक्वल कंपोनेंट यही है। देखो 20 20 45 डिग्री, इतने पर रेंज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। कैसे पता चला 45 डिग्री? क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब इक्वल होंगे तो tan थीटा 1 आ जाएगा और थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इस समय इसका जो रेंज होगा बेटा, ये मैक्सिमम रेंज इसका बनेगा, मैक्सिमम रेंज। इसलिए इसमें जो आंसर है ये इसका डी ऑप्शन सही है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोग को ढूंढना था 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए दोनों कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, जो यहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, the horizontal and vertical component of initial velocity of a projectile are 10 मीटर पर सेकंड and 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो देख रहे हो इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड यानी इनिशियल स्पीड u होता है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ux दिए हुए हैं, ux का वैल्यू होता है u cos थीटा, जिसका वैल्यू दिया है देखो 10 मीटर पर सेकंड। और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है बेटा u sin थीटा, ये वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड, है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी। अब देखो रेंज पूछ रहे हैं, तो रेंज का फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए, क्लियर याद रहना चाहिए। u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। और यहां से आगे बेटा रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर और sin 2 थीटा को आप अप्लाई कर लो बेटा 2 sin थीटा cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्री लगा दो sin 2 थीटा में, और अपॉन कितना आ गया? g। तो यहाँ से आ गया रेंज इज इक्वल टू 2, और एक u को sin थीटा के साथ सेट कर दो, तो यह आ गया बेटा u sin थीटा, और एक u को cos थीटा के साथ सेट कर दो, तो आ गया u cos थीटा अपॉन g इक्वल टू यहाँ से आ गया 2, और u sin थीटा को कहा जाता है प्रोजेक्शन वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, u cos थीटा को कहा जाता है प्रोजेक्शन वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन g। अब देखो सारा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ लिखो बेटा 2, और ui और ux का वैल्यू यहाँ पर देखो दिख रहा है। ux का वैल्यू 10 है, ui का वैल्यू 20 है, तो यहाँ लिख दो 10 इंटू 20 अपॉन g का वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, जो रेंज आएगा वो 40 मीटर का रेंज आएगा। ओके, तो इसका आंसर है डी, है ना, 40 मीटर। तो ये सब क्लियर फॉर्मूला याद रखो। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट यूज है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, वो हार्ड ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। particle is projected with velocity v at angle theta with horizontal at t is equal to 0. What is the magnitude of changing velocity of the particle when it is has maximum height? मतलब मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का चेंजिंग बताना है। तो आओ एक डायग्राम बना के बताते हैं। ओके, डायग्राम बनाते हैं। जैसे आप एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक बॉडी को जो प्रोजेक्ट कर रहे हो थीटा डिग्री पर, अब कह रहा है v स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, u नहीं दिया है ना, प्रोजेक्शन स्पीड का v दिया है। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा v sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा बॉडी, है ना, मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ पे ये स्पीड हो जाता है v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा रह जाएगा, और यहाँ का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा vy, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉपमोस्ट पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट समाप्त हो जाता है। तो टॉपमोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का चेंजिंग बता रहा है। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी जो वेलोसिटी में चेंजिंग होगा डेल्टा v ये y डायरेक्शन में होगा, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी देखो यहाँ 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में v sin थीटा है ना, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस v sin थीटा।
बट आप क्वेश्चन में देखिए तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे चेंज वेलोसिटी का तो ये माइनस छोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा कितना, v sin थीटा, है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि कहाँ की चेंज वेलोसिटी पूछ रहा है, टॉपमोस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है, टॉपमोस्ट पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी। तो कौन सा आंसर है इसमें, v sin थीटा, ये इसका आंसर है चेंज वेलोसिटी का। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, Hadida range of a projectile is 4√3 times its maximum height, यानी जो रेंज है वो 4√3 टाइम्स है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है, रेंज इज 4√3 टाइम्स ऑफ हाइट। तो r इज इक्वल टू NH से इसका कंपैरिजन कर लो, n इज इक्वल टू आ गया बेटा 4√3। ओके, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करने का हमने ट्रिक बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू 4/n, ये आ गया बेटा 4, और n का वैल्यू है, n का वैल्यू है 4√3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ऐसा होता है tan 30 डिग्री पर, इसका मतलब प्रोजेक्शन एंगल कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री, है ना। ये डी ऑप्शन इसका सही है। तो ये अगर इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें रेंज हाइट का इधर n टाइम्स दे देगा, n का वैल्यू अगर पता चल गया तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/n से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाला जा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं, जिसको बिना पेन और रफ कॉपी के भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, है ना। ये ट्रिक याद रखिए प्रोजेक्शन एंगल फाइंड करने का, कब, जब रेंज हाइट का कितने टाइम्स है ये क्वेश्चन में दिया हो तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A box contain food supplies and released from an aeroplane moving horizontally at a height of 490 meters with a velocity of 180 km/h. At what horizontal distance will the box strike on ground with respect to the point on ground just below the releasing point? है ना, 490 मीटर के हाइट से एक बॉक्स, फूड का बॉक्स गिराया गया है जो एरोप्लेन से 180 km/h एरोप्लेन की स्पीड है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हैं। ये बेटा एरोप्लेन है, एरोप्लेन और इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया हुआ है, यहां से हाइट दिया हुआ है, ये ग्राउंड है, यहां से एक फूड का बॉक्स गिराया जा रहा है ना। जैसे एरोप्लेन से खाने का एक पैकेट, फूड का पैकेट गिराया जा रहा है, तो एरोप्लेन से जब किसी बॉडी को गिराओगे तो जस्ट नीचे नहीं आएगा, वो एरोप्लेन की स्पीड को प्राप्त कर लेगा और आगे जाकर के रेंज बनाते हुए नीचे आएगा। तो ये एरोप्लेन के स्पीड को गेन कर लेगा, ये फूड बॉक्स, और ये यहाँ आकर के टकराएगा, और ये हाइट जो दिया है ये दिया है 490 मीटर की हाइट। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे ये टकरा रहा है ना। तो यही रेंज देखो पूछ रहा है, कितने डिस्टेंस पर आकर के ये टकराएगा, यही रेंज क्या करना है, फाइंड करना है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो कितनी स्पीड दिया हुआ है बेटा, 180 km/h ये स्पीड है। तो एरोप्लेन का जो स्पीड है वो यह है 180 km/h, इसको एम्पियर्स में बदल लो बेटा, तो 180 × 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया कितना 10, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड है। तो जब इस फूड बॉक्स को यहाँ से गिराया जाएगा तो ये 50 मीटर पर सेकेंड से आगे जाके तब रेंज बनाएगा, यही रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने के लिए टाइम फाइंड करना पड़ेगा, और टाइम निकालने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर किसी बॉडी को यूज कर टू 0 से किसी हाइट से इसे रिलीज कर दो ना, तो वो बॉडी ऐसे नीचे आता है, और इसका टाइम और किसी बॉडी को उसी हाइट से हॉरिजॉन्टली किसी भी स्पीड से प्रोजेक्ट कर दो, उसका टाइम दोनों का क्या होता है, सेम होता है।
तो किसी बॉडी को अगर h हाइट से आप रिलीज करते हो तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से ut का वैल्यू 0 हो जाएगा और टाइम आ जाता है √2h/g। तो यहाँ पे टाइम निकालने का फार्मूला ये सब बताया जा चुका है √2h/g से। आप टाइम निकाल लीजिए। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से √2h का वैल्यू 490, ओके, और g का वैल्यू लिख दो 9.8। तो यहाँ से आ गया 2 4 9 0 0 1 0, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ये आ गया बेटा 98, ओके। तो 2 से देखो ये कट गया तो 49 आ गया, ये आ गया √100, है ना, √100। अब रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने का कॉन्सेप्ट होता है बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि रेंज निकालते समय हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन काम करता नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना आया है 50, है ना, और टाइम का वैल्यू आया है √100। √100 का मतलब कितना आ गया 10 सेकेंड। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो रेंज आएगा 500 मीटर आएगा। मतलब ये जो फूड बॉक्स है, जैसे कुछ क्वेश्चन में लिखा रहता है कि एरोप्लेन से एक बम गिराया जा रहा है ना, टारगेट को हिट करने के लिए। तो टारगेट के ऊपर बम नहीं गिराया जाता है, थोड़ा पहले गिराया जाता है, जिससे कि वो रेंज बना करके जाकर टारगेट को हिट करे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ना। ये आएगा कितना 500 मीटर। तो ये आंसर दिया है, देखिए सी ऑप्शन, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, a student stands at the edge of a cliff 50 meter above a beach and throws a stone horizontally over the edge with a speed of 18 meter per second, है ना। 50 मीटर की हाइट है, 80 मीटर पर सेकंड से स्टोन को फेंकता है। How long after being released does the stone strike the beach below the cliff? तो देखो इसी टाइप का भी क्वेश्चन है ना। देखो h हाइट ऊपर चला गया और यहाँ से एक स्टोन को आगे फेंका और ये स्टोन आकर के यहाँ टकराया। हाइट यहाँ पर दे दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है और देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 50 मीटर है, स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड है ना। यह है 50 मीटर और यह है 18 मीटर पर सेकेंड। टाइम पूछ रहा है, टाइम फाइंड करने का कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया, t इज इक्वल टू √2h/g इक्वल टू √2h का वैल्यू है बेटा 50, g का वैल्यू है 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और √10 सेकेंड का टाइम लगेगा उसको स्टोन को ग्राउंड पे टकराने में। तो √10 सेकेंड, ये डी ऑप्शन दिया हुआ है ना। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में कुछ हाइट ऊपर जाकर के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बाद क्या टाइम लगता है, कैसे निकाला जाता है। तो t इक्वल टू √2h/g से एक बॉडी को अगर रिलीज कर दो तो उसको सीधे नीचे आने में जितना समय लगता है, एक बॉडी को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दो तो उसको जितना टाइम लगता है, दोनों टाइम सेम होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन एसेशन रीजन है, ओके। एसेशन ए और इसका रीजन है R। Two particles of different mass projected with same velocity at the same angle, है ना। देखो सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, सेम एंगल से प्रोजेक्ट किया, लेकिन मास डिफरेंट है, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बोथ पार्टिकल विल बी सेम। दोनों की हाइट क्या होगा, सेम। तो बेटा अगर आप हाइट का फॉर्मूला देखिए तो h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। ये हाइट का फॉर्मूला है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है भाई, ये देखो ग्रेविटी पे डिपेंड है, एंगल पे डिपेंड है, स्पीड पे डिपेंड है, ये मास पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब कम मास का बॉडी हो, ज्यादा मास का बॉडी हो, दोनों को सेम स्पीड से सेम एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए एक ही ग्रेविटी में, तो दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो ये स्टेटमेंट बेटा एकदम सही है ना। रीजन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल। देखो हमने बताया ना कि मैक्सिमम हाइट जो होता है ये मास पे डिपेंड नहीं है। हाइट जो है काइनेमेटिक इक्वेशन ही मास पे डिपेंड नहीं होता है। तो देखो रीजन एकदम करेक्ट है।
तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वह एसर्शन का एक्सप्लेनेशन है, मतलब सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर ट्रू, दोनों एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीजन है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख रहे हो कि हाइट के फॉर्मूले में हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ओके, काइनेमेटिक इक्वेशन ही पूरा मास पर डिपेंड नहीं होता है, उसी से सारे फॉर्मूले बनते हैं, इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। A ball is thrown from the ground, clear a wall 3 meter high at a distance of 6 meter and falls 18 meter away from the wall. Find the angle of projection of the ball. Okay, 3 meter high है wall की, 6 मीटर पहले फेंका, 18 मीटर पीछे टकराया। तो ये बेटा जब प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोग को पढ़ाया गया था, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कम से कम 20 स्पेशल केस बताए थे, उसमें से ये स्पेशल केस पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, और लेंथी क्वेश्चन है, जिसको ट्रिक का आइडिया होगा बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। एक बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया है ना, किसी स्पीड u से थीटा डिग्री पर, यही थीटा क्या करना है, फाइंड करना है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जस्ट एक वर्टिकल वॉल को क्लियर कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे वर्टिकल वॉल है, इसको ये जस्ट क्लियर कर रहा है। तो वर्टिकल वॉल के जो हाइट दिया है 3 मीटर दिया है, बॉल आकर के यहाँ से बॉल से फेंका जा रहा है, देखो 6 मीटर, वॉल से पहले ये क्या है बेटा, वॉल है, तो वॉल से 6 मीटर पहले बॉडी को फेंका जा रहा है, और वॉल के पीछे ये 18 मीटर पे जाके टकरा रहा है। ओके, 18 मीटर पर। तो प्रोजेक्शन एंगल पूछ रहा है, तो प्रोजेक्शन एंगल निकालने का जो ट्रिक हमने बताया था वो था बेटा, यहाँ पर जो हाइट होता है, देख रहे हो वॉल की हाइट, अच्छा इसको बोलते हैं वॉल से x डिस्टेंस पहले इसको फेंका और y डिस्टेंस बाद में आकर के टकराया। तो इसका जो ट्रिक होता है वो होता है बेटा x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू कौन सा थीटा, tan थीटा। क्लियर। अब x के स्थान पर आप 3 लिख दो, है ना, दिया है देखो 3, x के स्थान पे 6 रख दो, y के स्थान पे 18 अपॉन 6 प्लस 18। अब देखो आराम से आप यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, इसको आप 3 रहने दो, इज इक्वल टू 6 इंटू 18 अपॉन ये आ गया 24 इंटू tan थीटा। ओके, और इसको आप कैंसिल कर लो, 6 4 जा 24, और यहाँ से आ गया बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 4 अपॉन 18, तो ये आ गया 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6, 4 अपॉन 6 मतलब 2 अपॉन 3, तो यहाँ से आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अपॉन 3। ओके, तो इस प्रोजेक्शन एंगल से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, तो आंसर दिख रहा है, देखो बी ऑप्शन, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। ये तो इस तरह से देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इतना आसानी से आप नहीं सॉल्व कर सकते अगर ये ट्रिक नहीं याद है। खुद में एक क्वेश्चन है, ये ट्रिक अगर याद है तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में आपके सॉल्व हो जाते हैं, और नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ओके, तो हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू tan थीटा। इस पे कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, सारे क्वेश्चन चुटकी बजा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर ट्रिक का आइडिया आपको है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Projectile is thrown from the origin along xy plane having maximum possible horizontal range of 100 मीटर, है ना,
मैक्सिमम रेंज 100 मीटर दिए हैं, देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है, मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ध्यान दिया बेटा, जब मैक्सिमम रेंज नाम ले लिए मतलब बॉडी को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है। कितना डिग्री पर? 45 डिग्री बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स स्पीड इज मिनिमम। अब ये भी ध्यान दो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पीड मिनिमम कहां पर होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉपमोस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होता है, मिनिमम होता है। और उसका क्या बताना है आपको, कोऑर्डिनेट बताना है, वेक्टर फॉर्म बताना है कि क्या उसका वेक्टर होगा। रेंज दे दिया है 100 मीटर, जब 100 मीटर रेंज दे दिए हैं तो कई वैल्यू इंफॉर्मेशन तो यहीं पे दे दी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया, इस तरह से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ओके, स्पीड यू मान लेते हैं, और थीटा कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। कैसे पता 45 डिग्री, तो मैक्सिमम रेंज का बेटा नाम लिया है, ओके, मैक्सिमम रेंज में थीटा 45 डिग्री होता है, तो आ गया 100 मीटर। और जब स्पीड मिनिमम हो उस समय उसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड इसका मिनिमम होगा, है ना, इसी का पोजीशन वेक्टर बताना है। तो ये क्या होगा, रेंज का आधा, देख रहे हो, ये हो जाएगा 50 मीटर और ये भी हो जाएगा 50 मीटर। बस यही हाइट अगर पता चल जाए तो इसका पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे 50 है जो एक्स एक्सिस में है, और हाइट पता चल जाए तो वाई एक्सिस इसका पता चल जाएगा। इसको आई में लिख लेंगे, इसको जे में लिख लेंगे। तो इसके लिए हम मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला लगा दें, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन क्या, जी। मैक्सिमम रेंज 100 मीटर दिए हुए हैं, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा साइन 90 अपॉन 10, साइन 90 का वैल्यू 1, तो यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1000। अब हम लोग हाइट निकाल लें, तो हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का स्थान पे 45 डिग्री अपॉन 2g, ओके। यू स्क्वायर का वैल्यू रख दो 1000 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू 10, ओके। तो यहाँ से देखो 1 0 कट गया और आ गया 100/4, और 100/4 का वैल्यू आ गया 25 मीटर। तो ये आ गया कितना, 25 मीटर। और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फॉर्म बताना है, तो उसका जो पोजीशन हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू 50 आई कैप, और प्लस हाइट कितनी है 25 जे है ना। तो उस पॉइंट का जहां पे मिनिमम स्पीड हो, तो मिनिमम स्पीड कहाँ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, टॉपमोस्ट पॉइंट पर होता है। तो उसी को वेक्टर फॉर्म में पोजीशन इंडिकेट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 होगा जो एक्स एक्सिस में होगा, जो वाई एक्सिस में होगा, तो 50 आई कैप प्लस 25 जे कैप इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो 50 आई कैप प्लस 25 जे कैप, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, है ना, 11 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आप लोग बहुत ही उलझे होंगे, कई लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, समझ में नहीं आया होगा, समझ में आया होगा, ट्राई किए होंगे तो उलझ गए होंगे, अंत में सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, कुछ लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एंगल θ1 with the horizontal with quantic energy k. What is the potential energy of the body when the velocity makes an angle θ2 with the horizontal? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया है, प्रोजेक्शन एंगल दे दिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बॉडी को प्रोजेक्ट किया और इनिशियल स्पीड इसका u मान लें, एंगल दिया है θ1, जिस बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा है उसका मास m मान लें, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k दिया है, तो k का वैल्यू क्या हाफ mu स्क्वायर नहीं होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है जब वह हॉरिजॉन्टल से, है ना, हॉरिजॉन्टल से θ2 एंगल बना रहा,
तो इसमें इसका स्पीड v हो चुका होगा, u से क्या हो चुका होगा, v, है ना। अब इस समय इसकी हाइट कितनी होगी, समथिंग h। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हाइट निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहीं पे इसकी क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अब यहाँ पे देखिए, जो स्टूडेंट हाइट निकालने के चक्कर में पड़ा होगा वो तो एकदम से उलझ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कीजिए, बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये नेगेटिव मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे बॉडी में केवल काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर कर दो इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी किसी पॉइंट पे क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा हाफ mv स्क्वायर, यानी k को k रहने दो क्योंकि सब k के टर्म में देना है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि ग्राउंड पर है, और यहाँ पर आके इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी। तो ऐसे कंडीशन में एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग यूज कर लें तो बड़ा आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और जब उसकी वेलोसिटी v हो जाती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइंड। ओके, तो शुरू की काइनेटिक एनर्जी k है, शुरू की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बाद वाला काइनेटिक एनर्जी वहां का हो जाएगा हाफ m इंटू स्पीड v का स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी वहां का क्या करना है, फाइनल फाइंड करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फाइनल फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k माइनस, ये आ गया देखो बेटा हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया k माइनस हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब स्पीड पता करो वहां का, तो स्पीड पता करने के बड़ा आसानी से स्पीड पता कर सकते हो। देखो ये इसका कंपोनेंट कितना होगा बताओ, ये इसका कंपोनेंट होगा u cos थीटा 1 इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यहाँ का कंपोनेंट हो जाएगा बेटा v cos थीटा 2, है ना। इसका हॉरिजॉन्टल फाइंड कर लिया, इसका हॉरिजॉन्टल फाइंड कर लिया। तो किसी टाइम के बाद से वेलोसिटी निकालना बड़ा आसान हो जाता है अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम बराबर कर दें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा इक्वल होता ही है। तो v cos थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, u cos थीटा 1। तो यहाँ से हम लोग कितना आसानी से वहां का स्पीड निकाल लेंगे, ये आ गया u cos थीटा 1 अपॉन कितना आ गया cos थीटा 2, ये वैल्यू वहां पुट कर दो v का वैल्यू। तो यहाँ v का वैल्यू जब पुट करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा साथ में, तो हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा 2। ओके, और इस तरह से वहां की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा ये वैल्यू देखो हाफ m u स्क्वायर, ये k के बराबर, तो इसको k लिख दो और k कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में 1 माइनस, ये k लिख चुके हो बाहर आ गया है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2। ओके, तो ये आ गया इसका पोटेंशियल एनर्जी जिससे वो पूछ रहा है। तो कोई आंसर मिला कि नहीं हम लोग तो देखते हैं। तो 1 माइनस ये आंसर मिल गया, देखो k 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा 2। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस मेथड से जो सॉल्व किया होगा, सॉल्व कर पाया होगा, कई स्टूडेंट्स में उलझ गए होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, object of mass m is projected with momentum p in such that angle that maximum height is 1/4 of its horizontal range, its minimum kinetic energy in its path। तब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता है, ये ध्यान देना। तो वहां का क्या पूछ रहा है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, लेकिन मोमेंटम के टर्म में, मोमेंटम के टर्म में, such that angle that its maximum height is 1/4 of its range। ओके, जो हाइट है, हाइट अटेन वो रेंज का 1/4 है, इसका मतलब जो रेंज है वो 4h है। अब इसका आप कंपैरिजन कर लो r इज इक्वल टू nh से, तो n इज इक्वल टू आ गया 4। अब याद करो हम एक ट्रिक बताते हैं हमेशा कि ऐसे में tan थीटा का वैल्यू आता है 4/n, n का वैल्यू 4 आ गया है, 4/4 इज इक्वल टू 1, और ऐसा आ जाता है tan कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। तो प्रोजेक्शन एंगल आ गया कितने डिग्री, 45 डिग्री, और इनिशियल मोमेंटम p दिए हैं, तो p का वैल्यू हम mu चलो लिख लेंगे लास्ट में। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या पूछ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। ओके, u स्पीड से बॉडी को प्रोजेक्ट किया,
कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आया। यही इसका देखो मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे स्पीड हो जाएगा इसका u cos 45। यहीं पे इसकी कांटिंग एनर्जी पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसकी कांटिंग एनर्जी हो जाएगा बेटा हाफ m इंटू यहाँ के वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा हाफ m u स्क्वायर cos 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1/2। तो यहाँ से देखो आ गया m u स्क्वायर अपॉन कितना 4, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 4m, और m इंटू u को मोमेंटम कहोगे तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 4m, ये आ गया टॉपमोस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर में 4m, p स्क्वायर बाय 4m। ओके, तो देखो ये सब क्वेश्चन करने से ट्रिक आप अप्लाई करो, वो तैयार हो रहा है। नहीं तो कई स्टूडेंट यही नहीं जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कांटिंग एनर्जी मिनिमम कहाँ पर होता है। तो कांटिंग एनर्जी मिनिमम होता है उनका टॉपमोस्ट पॉइंट पे। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि टॉपमोस्ट पॉइंट पे कांटिंग एनर्जी 0 होता है, नहीं। जब बॉडी को जस्ट ऊपर फेंकोगे 90 डिग्री पर, तब जाके टॉपमोस्ट पॉइंट पे कांटिंग एनर्जी 0 होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ जाता है। लेकिन किसी एंगल पर जब प्रोजेक्ट करोगे तो टॉपमोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है और वही उसकी कांटिंग एनर्जी मिनिमम को प्राप्त कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। An object is projected with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड। ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस हैं। मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, देख रहे हो ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन दिए हैं, और इसमें a और b का रेशियो पूछ रहा है ना। तो इसके g का वैल्यू 10 पुट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बेटा ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए, y = x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इस इक्वेशन से कंपैरिजन करके क्वेश्चन करना चाहिए। तो आइए बेटा हम सॉल्व करते हैं, और एंगल दिया है 45 डिग्री, इक्वेशन दिया है h = ax माइनस bx स्क्वायर, h = ax माइनस bx स्क्वायर, ये इक्वेशन गिवन है। अब इसका कंपैरिजन हम लोग कर लें ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से। तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन कहता है बेटा y = x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हो कि x का कोएफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ tan थीटा है, तो a = tan थीटा दिख रहा है, और क्वेश्चन में थीटा 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ लिख दो 45 डिग्री। तो इस तरह से a का वैल्यू 1 आ गया। अब b का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें। तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो दिख रहा है, देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये b है, तो b का वैल्यू यहाँ इक्वेशन से दिख रहा है g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से b का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, g का वैल्यू 10 लगता है अपॉन 2, u का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, है ना। यहाँ देखो u का वैल्यू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ हम लोग रखते हैं u का वैल्यू 20, तो 20 इंटू 20 इंटू cos 45 डिग्री का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया b = 10, और cos 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो 2 न्यूमरेटर चला जाएगा अपॉन 2 इंटू ये आ गया 400, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होकर के b का वैल्यू आ गया 1/40, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। और ये पूछ रहा है a और b का रेशियो, है ना। तो a का वैल्यू बेटा 1 है और b का वैल्यू 1/40 है, 40 न्यूमरेटर चला गया, तो ये रेशियो आ गया 40:1। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये जो ट्रेजेक्टरी है ये आपको क्लियर याद रहना चाहिए।
y इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर देखिए डी दिख रहा है, 40 और 1 का रेशियो आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए बेटा यहां से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, एनएलएम के क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिसमें कि 3 ब्लॉक्स 2 kg 3 kg 5 kg के 3 ब्लॉक कांटेक्ट में रखे गए हैं, 10 न्यूटन फोर्सेस को पुश किया जा रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन द 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पर रखा जाता है, एनएलएम में जितने भी सरफेस हैं सब स्मूथ हैं, तो 10 न्यूटन इसको एक्सेलरेशन से आगे पुश कराएगा। तो यहां से हम लिख लेंगे बेटा 10 फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू ma से, और टोटल मास हो जाएगा 2 + 3 5 और प्लस 5 10 इंटू a। तो कॉमन एक्सेलरेशन आ गया कितने का, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका क्या करना चाहिए, एबडी बनाना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg 3 kg 5 kg को अलग अलग कर दो और फ्री बॉडी डायग्राम बना करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो 2 kg 3 kg 5 kg को अलग अलग कर दें और इसका बना लें फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर ये स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक्स रखे गए हैं, स्मूथ सरफेस पर, और ये ब्लॉक बेटा 2 kg का, ये ब्लॉक है 3 kg का, और ये ब्लॉक है 5 kg का। ओके, तो 2 kg 3 kg 5 kg इनको फ्री कर दो, अलग अलग कर दो, इसको बोलता है फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है। ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, है ना, ए का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब 10 न्यूटन 2 kg को पुश कर रहा है, तो 2 kg 3 kg को पुश करेगा, इस फोर्स को हम F1 कह ले रहे हैं। तो ये एक्शन का, यहाँ देखो रिएक्शन F1 लगेगा, 3 kg इसको पुश करेगा तो इसको F2 कह लें, इसका रिएक्शन यहाँ पर F2 लगेगा। इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। और एबिलिटी बना के क्वेश्चन करो, कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब अगर देखा जाए इसका सॉल्यूशन, तो इसका अगर इक्वेशन बनाना तो 10 न्यूटन इसको आगे मोशन करा रहा है, F1 इसका अपोज कर रहा है, ये हो गया ड्राइविंग माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आगे बेटा 10 माइनस F1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो यहाँ से बेटा F1 इज इक्वल टू आ गया 10 माइनस 2 इज इक्वल टू कितने न्यूटन, 8 न्यूटन। अब कह रहा है कि 2 kg पर नेट फोर्स बताओ। तो 2 kg पर नेट फोर्स होगा, 10 में से F1 आप माइनस कर दो, तो 10 माइनस F1 इज इक्वल टू 10 माइनस F1 का वैल्यू 8। तो इसके टोटल फोर्स नेट फोर्स आ गया कितना, 2 न्यूटन। ओके, और आंसर देखते हैं, 2 न्यूटन का आंसर दिया हुआ है ना। इस 2 kg पे टोटल फोर्स पूछ रहा है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सेलरेशन पूछेगा, है ना, 2 kg 3 kg के बीच कांटेक्ट फोर्स पूछेगा, 3 kg 5 kg के बीच कांटेक्ट फोर्स पूछेगा। तो इस तरह से एफडी बना के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग F2 भी निकाल सकते हैं, F1 भी फाइंड कर सकते हैं। इस पे टोटल फोर्स पूछेगा तो F1 माइनस F2 होगा, इस पर नेट फोर्स पूछेगा तो बेटा F2 होगा, सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ये 10 न्यूटन निश्चित पूरे सिस्टम को आगे मोशन कराएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम किस पर रखा रहता है, स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस होता तो फ्रिक्शन टॉपिक होता है ना, लेकिन रफ सरफेस होता तो रफ का नाम देता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 15 बहुत सही, इसमें 72 न्यूटन का 60 फोर्स लगाया है, 8 kg 2 kg का फोर्स है। ये जो रोप है खुद 2 kg का, ये जो रस्सी है ये 2 kg का रस्सी है। ओके, इसमें करना कुछ नहीं है, ये जो फोर्स इंक्लाइन फोर्स बेटा लगाया है, इंक्लाइन, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, है ना।
ये वाला इसका जो कंपोनेंट cos वाला कंपोनेंट आएगा 472 है, दिया जाएगा 72 cos 60। ओके, दिया गया 72 cos 60 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू दिया गया 36 न्यूटन का फोर्स इधर इसको पुश कर रहा है। एक जो वर्टिकल कंपोनेंट साइन वाला होगा वो तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए बस यहाँ पर cos वाला कंपोनेंट आप यूज कर लो। तो 36 न्यूटन आ गया। अब ये 36 न्यूटन पूरे सिस्टम को इधर मूव कराएगा, तो यहाँ भी आप कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। तो पूरे सिस्टम को 36 न्यूटन खींच रहा है और मास हो जाएगा 8 + 2 + 2 है ना, 8 + 2 10 + 2 हो जाएगा बेटा 12 × a। तो कॉमन एक्सेलरेशन आ गया 36/12। तो कॉमन एक्सेलरेशन इसका आ गया बेटा कितना 3 मीटर/सेकंड² का कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अब कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ द रोप, यहाँ पर रस्सी के मिड पॉइंट पे कितना टेंशन डेवलप होगा ये पूछ रहा है। मिड पॉइंट पे कितना टेंशन डेवलप होगा, तो यहीं से इसका तुम बना लो फ्री बॉडी डायग्राम, इसी को अलग कर लो तुम यहाँ से। और जब अलग कर लोगे तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये स्मूथ सरफेस है और ये जो यहाँ ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये जो रोप है उसका आधा पोर्शन इसमें इसके साथ अटैच कर लो, आधा पोर्शन उस ब्लॉक के साथ कर दो, है ना, क्योंकि वहीं पे टेंशन पूछ रहा है। दूसरा ब्लॉक बेटा यहाँ बना लो। ओके, अब यहाँ का टोटल मास आप देखो कितना हो गया, तो ये रस्सी का आधा पोर्शन इसमें आ गया, तो ये हो गया बेटा 1 kg का, और टोटल रस्सी जो 2 kg का था, तो ये आधा 1 kg का ये हो गया हाफ पोर्शन। और दोनों ब्लॉक कितने मास के हैं जरा देखो, 8 kg और 2 kg, तो ये आ गया बेटा 8 kg और ये 2 kg। और इधर जो फोर्स आया है ये कितना आया है 36 न्यूटन, है ना। और इनको हमने क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया एबीडी, और इसको एक मासलेस स्ट्रिंग से यहाँ से कनेक्ट कर दो, इसको इधर खींचा जा रहा है तो ये पूरा सिस्टम इसको आगे टी टेंशन से खींचेगा, तो ये एक्शन का यहाँ दिखा दो रिएक्शन। ओके, अब ये टेंशन देखो इस वाले सामने निकाल के इससे निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इधर a एक्सेलरेशन से चलेगा, a का वैल्यू आया है 3 मीटर/सेकंड²। अब इसका इक्वेशन बनाना कितना आसान हो गया, तो t = मास हो गया 3 × एक्सेलरेशन, तो यहाँ बेटा 3 और एक्सेलरेशन है कितना 3 = 9 न्यूटन का टेंशन डेवलप होगा रोप के मिड पॉइंट पर। अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या इससे नहीं सॉल्व कर सकते, क्या इससे भी कर सकते हो, इसका इक्वेशन बनाना है तो ये भी इधर चलेगा, है ना। इसका इक्वेशन बनाना है तो लिखो 36 - t = 8 और 1 9 × a, तो यहाँ से आ गया t = 36 - 9 और a का वैल्यू 3, तो यहाँ से आ गया 36 - 27 = देखो 9 न्यूटन टेंशन यहाँ से भी आ गया, है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में चूंकि यहाँ एक ही फोर्स लग रहा है तो यहाँ से टेंशन निकालना ज्यादा आसान है। तो किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को एबीडी बना के सॉल्व कीजिए, बड़ा आसानी से सॉल्व होता है। तो 9 न्यूटन का यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। 2 ब्लॉक्स ऑफ कांटेक्ट, देखो m और 2m के 2 ब्लॉक कांटेक्ट में हैं और इधर से f लग रहा है, इसमें भी m और 2m वही है लेकिन फोर्स इधर से लग रहा है। तो इनके बीच का जो फोर्स है, यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स, तो यहाँ का फोर्स हम F1 मान लें, तो यहाँ का फोर्स F2 मान लें, तो इनके कांटेक्ट फोर्स का रेशियो पूछ रहा है। तो बेटा देखिए यहाँ चूंकि जितना मास यहाँ है उतना ही मास यहाँ है, जितना एक्सेलरेशन यहाँ क्रिएट होगा उतना ही एक्सेलरेशन यहाँ भी क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है तो ए एक्सेलरेशन यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ का एक्सेलरेशन इधर होगा। तो एक्सेलरेशन अगर हम लोग निकालें तो दोनों में सेम आएगा, है ना। F = मास हो जाएगा 3m × a, एक्सेलरेशन हो जाएगा F/, कितना 3m, ये हो गया देखो एक्सेलरेशन। ओके, अब अगर एबीडी इसका बना लें पहले केस और दूसरे केस में और दोनों का रेशियो अगर निकाल लें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले केस में एबीडी बनाए तो यहाँ का मास कितना है m और ये मास है 2m, इधर से फोर्स F लगाया जा रहा है,
एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ भी एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। अब इनके बीच कांटेक्ट फोर्स देखें, कांटेक्ट फोर्स, तो ये इसको F1 फोर्स से पुश कर रहा है, तो इसका रिएक्शन यहाँ पर F1 लगेगा। यहाँ से F1 निकालना ज़्यादा आसान है, तो F1 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2m इंटू ए। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा जो डायग्राम है उसका हम लोग एबडी अगर बनाए तो अभी भी वही मास m है और ये मास कितना है, 2m है ना, 2m, और इधर से F फोर्स लगा रहा है, F फोर्स। तो ये इधर चल रहा है एक्सेलरेशन से, ये इधर चल रहा है एक्सेलरेशन से, ये इसमें फोर्स लगाएगा बेटा F2, तो यहाँ का फोर्स रिएक्शन लगेगा F2। यहाँ से F2 निकालना ज़्यादा आसान है, F2 इज इक्वल टू m इंटू ए। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपसे पूछ रहा है F1 और F2 का रेशियो, तो ये आ जाएगा बेटा 2ma अपान ma, ओके, ma से ma कट जा रहा है, बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1, ओके। तो इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन की विशेषता है इसमें 2:1 कोई ऑप्शन नहीं दिया है, बट हमने जब टेस्ट हो रहा था उसमें हमने सी ऑप्शन को हमने बोला था कि 2:1 आप लोग बना लीजिए, जिससे आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि थोड़ा सा इस क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक दिया था, जिसको टेस्ट जब हो रहा था उसमें इसको करेक्शन करा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन द फिगर, है ना। इस स्प्रिंग बैलेंस का देखिए रीडिंग पूछ रहा है, लेकिन इधर 2 kg का मास है, इधर 1 kg का मास है। तो रीडिंग होगा क्या, देखो इस 2 kg का मास में वेट, ये 2g वेट लगाएगा, यहाँ का टेंशन T क्रिएट होगा, ये mg यानी 1g का वेट लगाएगा, तो यहाँ का भी टेंशन T क्रिएट होगा, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस का मास नहीं दिया है तो मासलेस मान के चलेंगे। ये एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, और ये स्प्रिंग ऐसे आगे बढ़ेगा। तो किसी भी स्प्रिंग बैलेंस की क्या विशेषता होती है कि एक तरफ जितना फोर्स लग रहा है वही फोर्स दूसरे तरफ जब तक नहीं लगेगा तब तक वह रीडिंग ही नहीं देगा। तो आप देखो ना, ये टेंशन जो लग रहा है यहाँ पे वही टेंशन यहाँ लगेगा। स्प्रिंग के लिए टेंशन का डायरेक्शन पलट जाएगा, ये टेंशन इसको इधर खींचेगा, ये टेंशन इसको पीछे खींचेगा। तो कुल मिलाकर हम लोग को उद्देश्य होना चाहिए कि टेंशन का वैल्यू निकालना है, जब टेंशन का जो रीडिंग आएगा वही इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होगा। तो इसका इक्वेशन कितना आसानी से हम बना सकते हैं, ओके। तो इसका इक्वेशन अगर बनाना इस वाले ब्लॉक का, ये नीचे आ रहा है, तो हो जाएगा 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a, फर्स्ट इक्वेशन। ये ऊपर जा रहा है तो हो जाएगा बेटा t माइनस 1g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड का क्या करो, सम कर लो, t से t कट गया और 2g माइनस 1g बराबर g आ गया, बराबर कितना आ गया, 3a आ गया। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू हम लोग देखें तो a इज इक्वल टू आ गया g अपान 3, है ना, a का वैल्यू g अपान 3 आ गया। अब टेंशन निकालने के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं, t माइनस जी इज इक्वल टू 1a, t माइनस 1g इज इक्वल टू 1a, तो आ गया t इज इक्वल टू g प्लस a इज इक्वल टू g, और a का वैल्यू आया है g अपान 3 इज इक्वल टू बेटा आ गया 4g अपान 3, g का वैल्यू अगर 10 पुट कर रहे हैं तो आ गया 10 अपान 3 इज इक्वल टू 40 अपान 3 न्यूटन का ये टेंशन आ गया, है ना, 40 अपान 3 न्यूटन का ये टेंशन आ गया। अब जो टेंशन आया, ये टेंशन यही इसको इधर खींचेगा और यही टेंशन इसको इधर खींचेगा। अब देखो स्प्रिंग बैलेंस में जो टेंशन इधर लग रहा है वही इधर लग रहा है, तो जब तक दोनों तरफ स्प्रिंग बैलेंस में फोर्स नहीं लगता है तो रीडिंग ही नहीं देगा। तो देखो जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, इसलिए इसकी जो रीडिंग होगी वो टेंशन ही रीडिंग हो जाएगी। तो यही इसका हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, ओके, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो 40/3 न्यूटन इसका आंसर यहाँ पर मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एन एलिवेटर मतलब लिफ्ट मोशन होता है, डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मास ऑफ द ब्लॉक A is 2 kg and B is 3 kg, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक A ऑन द ब्लॉक B। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इंपल्स का कांसेप्ट, फोर्स का कांसेप्ट, है ना,
फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड, पुली का केस, लिफ्ट का केस, ये सारे केसेस आपको तैयार करने हैं, सारे कंडीशंस तैयार करने हैं, एकदम इजी होता है। तो कह रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द ए, ऑन द ब्लॉक बी, यानी ए बी पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ए का मास कितना दिया है ना, ए का मास है 2 kg। तो अगर ये सिस्टम रेस्ट में पड़ा हुआ है, रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये ए जो ब्लॉक 2 kg का जो ब्लॉक है 2 kg का, ये नीचे इसको 2g से इसको नीचे पुश करेगा, अपना वेट नीचे 2g लगाएगा और वही बनेगा नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जब सिस्टम ऊपर या नीचे किसी एक्सेलरेशन से आने लगता है तो ऐसे में लिफ्ट का केस लगा दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो वेट लगेगा ये 2g लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन r बन जाएगा, बट r है नीचे। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि 2g माइनस r इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन 2 इनटू a, दैट इज r इज इक्वल टू, देखो आ गया 2g माइनस कितना 2a, दैट इज r इज इक्वल टू 2 कॉमन हो गया तो आ गया बेटा g माइनस a। और वैसे भी आप पढ़े कि लिफ्ट का केस में जब लिफ्ट नीचे जाता है तो g डैश यूज होता है, g डैश का वैल्यू g माइनस a हो जाता है और ये आ जाएगा 10 माइनस a का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 2 into 7 इज इक्वल टू 14 न्यूटन का ए जो है बी पर फोर्स लगाएगा। अपने वेट के बराबर फोर्स नहीं लगाएगा, वेट से थोड़ा कम फोर्स लगाएगा क्योंकि लिफ्ट के अंदर रखा है, एलिवेटर के अंदर सिस्टम रखा है, एलिवेटर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। तो ये आंसर इसमें है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर लिए होंगे। लिफ्ट के वाले क्वेश्चन इजी होते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये 4 kg का ब्लॉक है और ये 1 kg का ब्लॉक है। तो एक्सेलरेशन आपका 1 kg का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इसको a मान लें, इसको क्या मान लें b मान लें। अब यहाँ पर आप ये खास बात देख रहे हो कि इसका जो वेट काम करेगा ये mg से 1g, इसका वेट हो जाएगा बेटा 4g, है ना। यहाँ का टेंशन जब T डेवलप होगा तो स्ट्रिंग एक ही है तो वही टेंशन यहाँ भी डेवलप होगा, वही टेंशन यहाँ भी डेवलप होगा। लेकिन ये कैसा पुली है बेटा, फिक्स पुली है। और ये देखो कैसा है, मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली। जब तक ये पुली ऊपर या नीचे नहीं जाएगा तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और याद कीजिए हम बता चुके हैं कि जहाँ मूवेबल पुली हो और दूसरा फिक्स पुली हो तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। तो इसका मास ज्यादा है, देखो मास ज्यादा है तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये 2a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, है ना। जहां भी मोबाइल पुली लगा हो, स्पष्ट क्लास में हमने बताया था, वहां दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। जो ब्लॉक मोबाइल पुली से कनेक्ट हो उसका एक्सेलरेशन a मानिए तो दूसरे का एक्सेलरेशन 2a डबल एक्सेलरेशन होगा। और आराम से इक्वेशन आप बना लीजिए। इस ब्लॉक का जब इक्वेशन बनाएंगे, इस वाले ब्लॉक का ये नीचे आ रहा है, ये हो जाएगा बेटा 4g माइनस ऊपर फोर्स लग रहा है 2t इज इक्वल टू 4 into a, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसका इक्वेशन बनाएंगे तो ये ऊपर जा रहा है तो हो जाएगा बेटा t माइनस 1g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2a लिखना पड़ेगा। अब यहाँ चूंकि 2 है इसमें t है इसलिए सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2t माइनस 2g इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4a आ गया। अब हम लोग अगर फर्स्ट और सेकंड का सम कर लें तो देखो 2 से 2 कट गया और यहाँ से 4g माइनस 2g इज इक्वल टू 4a मिलके 8a आ गया और यहाँ से 2g इज इक्वल टू 8a आ गया। तो एक्सेलरेशन आ गया 2g/8 इज इक्वल टू g/4। ओके, लेकिन ये किसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ये तो एक्सेलरेशन 1 kg का पूछ रहा है और 1 kg का एक्सेलरेशन है ना, 1 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a है। ओके, तो 2 और a का वैल्यू है बेटा g/4, ये आ गया कितना g/2। इतने एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो देखो g/2 अपवर्ड, ये डी ऑप्शन इसका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक ब्लॉक एक पुली फिक्स हो दूसरा पुली मूवेबल हो, यहाँ पर दोनों ब्लॉक का बेटा एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है, एक का एक्सेलरेशन a होता है दूसरे का एक्सेलरेशन डबल होता है। जो मूवेबल पुली से कनेक्ट हो उसका एक्सेलरेशन a लिखा करो और दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a लिख करके फट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है,
pressure pump has horizontal tube of cross sectional area 10 centimeter square. For the outflow of water, the speed of 20 meter per second, the force exerted on the vertical wall just in front of the tube which stops water horizontally flowing out of the tube is. तो देखो एरिया दे दिया है और वाटर की डेंसिटी 1000 यहाँ पर दे दिया है और स्पीड दे दिया है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, है ना, एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सीखिए बढ़िया से क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेन को रोक देंगे, है ना। ये एक ट्यूब है और यहाँ वर्टिकल वॉल है, इससे वाटर आकर के वर्टिकल वॉल पे टकरा रहा है, ओके, है ना। ये वाटर आकर के इस वर्टिकल वॉल पर ऐसे टकरा रहा है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए बेटा, क्लास में सब बता चुका है, एकदम इजी होता है, डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको याद रखिए। तो डेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा 1000, एरिया का वैल्यू हो जाएगा 10 पावर -3, है ना, मिला 10 -3 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 400, ओके। इससे ये कट जाएगा और 400 न्यूटन का, है ना, फोर्स ये वाटर, जो वाटर है ये 400 न्यूटन का फोर्स इस पर आकर के एक्सर्ट करेगा। ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए। क्लास में इस फॉर्मूले को हम डिराइव करके बताए थे, हम बोले थे कि इसको डायरेक्ट याद रखिए, डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब पाइप इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, balloon has mass of 10 kg in air. The air escapes from the balloon at uniform rate 4.5 centimeter per second, है ना। बैलून से जो एयर निकल रहा है 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से निकल रहा है ना। तो ये आप लिख लो बेटा 4.5। ओ सीजीएस में ही आंसर देना है, चलो कहीं कुछ बदलना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है उसे रहने दो, हम इसका एमके से बदल रहे हैं। और टाइम लग रहा है डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में एयर इस स्पीड से बाहर निकल रहा है। तो एवरेज फोर्स एक्टिंग और मास दिया है बेटा 10 ग्राम, है ना, 10 ग्राम मास दिया है। तो फोर्स निकालने के लिए आप लगा दो न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P को लिख दो बेटा मास इनटू वेलोसिटी अपॉन डेल्टा T, ओके। और यहाँ से ये स्पीड दे दिया है, मास दे दिया है और डेल्टा T दे दिया है। तो यहाँ से क्या करो, V का वैल्यू बाहर कर दो, है ना, और यहाँ से डेल्टा यहाँ अपॉन डेल्टा T। तो V का वैल्यू रख दो बेटा 4.5 और जो मास है 5 सेकेंड में मास क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ना, श्रिंक कर जा रहा है 5 सेकेंड में। यानी जो डेल्टा एम है वो 10 ग्राम का 10 ग्राम का मास का चेंजिंग कितने सेकंड में है, 5 सेकंड में है। तो 5 से 2 कट गया और 9 टाइम का फोर्स को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। समझे तो यहाँ दिया है। तो इससे क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से सॉल्व हो जाते हैं और सारा वैल्यू सीजीएस में दिया है, आंसर 9 में आएगा। और है क्या कि जैसे आप खुद देखो एक बैलून ले लो और उसमें एयर भर के जब उसको छोड़ोगे ना, तो जब एयर बाहर निकलता है बैलून से, तो ऐसे में क्या होता है कि बैलून बड़ा तेजी से पीछे भागता है। वो उस बॉडी पर जिस मोमेंटम से एयर निकलता है उसी मोमेंटम से बैलून रिक्वायर होता है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ से देखो सॉल्व किया, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 22 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। 2 kg का एक ब्लॉक है जिसमें कि वाटर आकर के इससे टकरा रहा है। तो इसमें फोर्स क्रिएट होगा और फोर्स क्रिएट होगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा।
और एक्सेलरेशन इसका फाइंड करना है। और यहाँ पर देखो 2 kg का ब्लॉक है और इसमें एक्सेलरेशन, और यहाँ पर देखो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी का वैल्यू दे दिए हैं। 1 kg पर सेकंड से वाटर इस पर टकरा रहा है, तो फोर्स का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए आप लगा दो फॉर्मूला F इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी का वैल्यू लिख दो बेटा, यहाँ मास इनटू वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। ओके, v को बाहर कर दो तो आ गया डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। इससे देखो फोर्स निकल आएगा और वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 10 रख दो। और किस रेट से वाटर जाके टकरा रहा है तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी की वैल्यू देखो यूनिट से है किलोग्राम पर सेकेंड, यहाँ 1 रख दो तो फोर्स आ गया कितना, 10 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब आप क्या करो बेटा, F इक्वल टू ma अप्लाई कर लो, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। फोर्स का वैल्यू है 10 और मास का वैल्यू है कितना बेटा, 2 kg, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो ये भी देखिए न्यूटन सेकंड लॉ से सॉल्व हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन जब सामने आ जाता है तो स्टूडेंट समझ पाते हैं सॉल्व कैसे करें, वाटर आके टकरा रहा है कैसे एक्सेलरेशन निकालना है, न्यूटन सेकंड लॉ से निकालिए। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, पी को लिख दीजिए एम वी, वी को बाहर कर दीजिए वी डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। और याद रखना वी डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, यही जब हम लोग कोलिजन में लास्ट में चल करके कंजर्वेशन मोमेंटम रॉकेट प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो वहां जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है रॉकेट पर, यही फॉर्मूला चलता है V डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। डेल्टा एम बाई डेल्टा टी रॉकेट में क्या होता है, रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग, जिस रेट से फ्यूल बर्न होता है उसी रेट से रॉकेट का मास भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 2 मास है ना, इसको F4 से खींचा जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन देखो दिया है, B का एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया है। If the mass A starts moving away from the mass B with acceleration A, then the acceleration of B, देखो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो जब इसको इधर खींच रहे हो तो चूंकि स्प्रिंग से कनेक्ट है, स्प्रिंग से कनेक्ट होता है ना तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलते हैं। स्प्रिंग से कनेक्ट है तो ये A एक्सेलरेशन से चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन A डैश क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो जब अब दोनों का मास कितना है, देखो इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, जब इसका एक्सेलरेशन पता चल गया तो ये कितना फोर्स इस पे लग रहा है F डैश आप निकाल लो, तो F डैश का वैल्यू देखो आ गया कितना ma। और जब ये F डैश यहाँ लग रहा है एक्शन, तो इसका रिएक्शन ही F डैश यहाँ काम करेगा। अब इसका इक्वेशन बना लो F माइनस F डैश बराबर m इंटू a डैश, और यहाँ से आ गया बेटा F माइनस F डैश का वैल्यू ma रख दो, ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया ma डैश, और a डैश का वैल्यू यहाँ से आ गया F माइनस ma अपॉन m, F माइनस ma अपॉन m, जो डी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। वैसे जो आंसर की भेजा गया है उसमें सी ऑप्शन में टिक लगा है, बट सी नहीं, उसका करेक्शन कर दिया गया है, इसका डी आंसर सही है, मिस्टेक से सी ऑप्शन पे टिक लग गया है। क्वेश्चन नंबर 24, a block of mass m placed inside a box descend vertically with acceleration a, the block exert a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box, the value of the a, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ब्लॉक है बॉक्स पर जो वेट लगा रहा है वो टोटल का 1/4 फोर्स वेट लगा रहा है ना, 1/4। ऐसा कब होगा, जब सिस्टम की एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, है ना। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा है, इसका मास मान लो m है ना, इसका वेट mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन r बनेगा, और बॉक्स इज प्लेस इन वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन a, बॉक्स डिसेंड नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन से, और यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, वेट का केस लगा दीजिए mg डैश, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा r इज इक्वल टू m, नीचे आने पर हो जाता है बेटा g माइनस a, लिफ्ट का केस पढ़े हो, और जो नॉर्मल रिएक्शन है जो फोर्स लगा रहा है टोटल का 1/4 लगा रहा है, यानी mg अपॉन क्या 4, है ना,
जब कोई भी सिस्टम नीचे आता है, लिफ्ट नीचे आता है, तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है। ये अच्छी तरह से आप पढ़े हो। ये वैल्यू mg/4 दिया है, तो आ गया mg - a, तो यहाँ से देखो बेटा m से m कट गया और यहाँ से आ गया g/4, है ना, g/4 = g - a, तो a = आ गया g - g/4, यानी नीचे आने का जो एक्सेलरेशन हो गया वो कितना हो गया 3g/4, तो 3g/4 वैल्यू दिया है। तो लिफ्ट का केस एकदम इजी होता है। बस ये याद रखिए कि लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तो लिफ्ट के अंदर, है ना, उस बॉक्स के अंदर ग्रेविटी g डैश काम करेगा और g + a होगा। नीचे आने पे एक्सेलरेशन से g - a होगा। लिफ्ट का केबिन टूट गया तो वेटलेसनेस का कंडीशन हो जाएगा। तो 5-6 कंडीशंस हैं लिफ्ट के केस में जो आपको तैयार रखना चाहिए। ये बेटा 25 नंबर क्वेश्चन है और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन एक्सपीरियंस विद वेटलेसनेस। वेट लॉस कंडीशन किस कंडीशन में होगा? तो वेटलेसनेस उस समय होता है वेट लॉस 0, मतलब वेट 0 हो जाता है, अपरेंट वेट 0 हो जाता है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 0 हो जाती है, जब लिफ्ट, है ना, फ्री फॉल के कंडीशन में नीचे की तरफ होता है, उसका एक्सेलरेशन g के बराबर होना चाहिए डाउनवर्ड। तो व्हेन द एलिवेटर मूव अपवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अपवर्ड में वेटलेसनेस नहीं होगा। व्हेन एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये बेटा सही है। व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देख रहे हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी ऑप्शन, क्योंकि एलिवेटर जब तक नीचे किसी एक्सेलरेशन से नहीं आएगा वो एक्सेलरेशन g के बराबर होना चाहिए, फ्री फॉलिंग होना चाहिए। ऐसे में अपरेंट वेट 0 हो जाता है। वही कह रहा है कि वेट लॉस यानी वेटलेसनेस कब होगा? तो सीधे सीधे आंसर थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आंसर पर आपको टिक लगा देना था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, टोटल इस बार जो 5 नंबर टेस्ट था, मतलब हर टेस्ट में हर सब्जेक्ट का 45 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें बायो के 90 क्वेश्चन रह रहे हैं, केमिस्ट्री के 45 रह रहे हैं, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन रह रहे हैं। तो 45 में हमने आज 25 क्वेश्चन करा दिया। अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन और करा देंगे। जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हों, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कराया गया है, उसके एनालिसिस कीजिए, देखिए कहाँ पे गलत हुआ है, जिससे आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। और अगर आप टेस्ट देते हैं तो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसके एनालिसिस नहीं करेंगे तो वह कमी आपकी बनी रहेगी, फिर सुधार नहीं होगा। इसलिए आपको एनालिसिस करनी चाहिए। जो जो क्वेश्चन गलत हुए उसको जरूर देखिए, जिससे कि आप सीखते चले जाएं और इम्प्रूवमेंट होता चला जाए और फाइनली आप सिलेक्शन लें। तो अगले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में कि किस तरह से जो बाकी जो 20 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा। और जल्द ही टेस्ट नंबर 6 का सिलेबस और डेट हम अनाउंस कर देंगे और वह टॉपिक आप तैयार कीजिए बढ़िया से। आगे के टॉपिक मैकेनिक्स के, इसी तरह से केमिस्ट्री के, इसी तरह से बायो के, जिससे कि आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाए और फाइनली आप सिलेक्शन। ओके प्यारे बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।